जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अस्सलाम वालेकुम। सॉल्यूशंस का टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। सो विंटर वेकेशंस की वजह से कुछ जो पोर्शन रह गया था वो मैं भी आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। हम ऑलरेडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ़ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। So, colligative properties of solutions they only depend on the number of the particles and not on the nature of the solute. ठीक है। सो नेचर के ये इंडिपेंडेंट होती हैं। वो हमने नेचर के बेस पे कुछ पढ़ा था कि कुछ जैसे कि कंडक्टिविटी है, लाइट की पासिंग है थ्रू द मीडियम। सो दोज आर कॉल्ड कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को आप एडिटिव प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। ठीक है। सो इसके अंदर जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इसकी चार जो हैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर से दो हमने जो है वो डिस्कस कर ली हुई हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं एंड हाउ दीज आर इम्पॉर्टेंट इन आवर फार्मास्यूटिकल्स। तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के अंदर ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट करता है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट जो है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसके अंदर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर के। ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो होता क्या है कि जब आप सॉल्यूट्स ऐड करते हैं तो सॉल्यूट जो है वो डिस्प्लेस कर देते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को। सॉल्वेंट जो है वो ईज़िली इवेपोरेट नहीं कर पाता और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट का एक जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है और फिर उस वेपर प्रेशर को आप इंक्रीज़ करते हैं और जब वो इक्विलिब्रियम पर आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब वो इक्विलिब्रियम पर आता है तब जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये डिफरेंस आता है जब आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये किस के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो आपको रेंज नज़र आ रही है जिसको आप डेल्टा टी बी कहते हैं, ये किस के ऊपर डिपेंड करती है? तो ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस थोड़ी सी कर ली है चीज़ें कि ये मोल फ्रैक्शन के ऊपर है। डेल्टा टी बी जो है वो मोल फ्रैक्शन और कांस्टेंट होता है आपका इवेपोरेशन कांस्टेंट, जिसको हमने इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा था। ठीक है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि कितने सॉल्यूट आपने जो है वो ऐड किया है। सिमिलरली इसी तरीके से आप जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है सेम यही फिनोमेना है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर सॉलिड और लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम पर होते हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड। ठीक है। आई रिपीट, इट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट एट विच द अमाउंट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द लिक्विड। हो क्या रहा होता है इसके अंदर, जो फ्रीजिंग पॉइंट जब आप फ्रीज कर रहे होते हैं तो इसमें प्रोसेस क्या हो रहा होता है, इसको समझने के लिए हम ये कह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। सही है। लेट्स से ब्लू जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो लिक्विड पार्टिकल्स हैं और ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, इसके अंदर मैंने लिख दिया लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, ब्लू हैं, और ये सॉलिड जो है वो हमारे रेड पार्टिकल्स हैं। लेट्स से कि हमारे पास इनकी कोई सर्टेन क्वांटिटी है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है। हम कहते हैं ये हमारे सोल्यूशन के अंदर ये 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स हैं और हमारे ये जो रेड पार्टिकल्स हैं वो भी 1 2 3 4 5 सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है। जब ये दोनों पार्टिकल्स बराबर हैं और मैं इसको कहूँगा कि ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम पर है। अच्छा, एक इसकी डेफिनेशन के अंदर चीज़ एक और हम देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड फेज
solid phase of the pure solvent and the liquid phase of the solution are in equilibrium under pressure of 1 atm। ठीक है, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डेफिनेशन के अंदर, एक तो वो है इट इज़ द सॉलिड फेज ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, एक तो चीज़ है कि जो सॉलिड होगा ना इसके अंदर वो हमेशा से प्योर सॉल्वेंट होगा और लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसके अंदर आपको याद रखनी। एक तो चीज़ हो गई कि जो भी इसके अंदर सॉलिड क्रिस्टल्स होंगे, जो सॉलिड बनेगा वो प्योर सॉल्वेंट होगा, और लिक्विड क्या होगा, लिक्विड हमेशा वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। एक ये दोनों जब इक्विलिब्रियम पर होंगे और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल 1 atm कहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 760 mm मरकरी, दोनों जो है ये सिनोनिमसली यूज होते हैं। ठीक है, सो एक तो बात हो गई कि सॉलिड जो है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट है और लिक्विड जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, और ये जब दोनों इक्विलिब्रियम पर होंगे तो हमारा जो प्रेशर है वो क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें 5 पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास सॉलिड के हैं। अब अगर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये, या मैंने इनको कह दिया कि सॉलिड ये क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल्स हैं या क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, आइस बन रही है। ठीक है, तो ये सॉलिड क्रिस्टल्स किसके हैं, ये सॉलिड क्रिस्टल्स होंगे आपके सॉल्वेंट के। ठीक है, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे आपके सॉल्यूशन के। ठीक है, ये अंडरस्टूड है बात। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है, ये तो है इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पे अगर हम इसको फ्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये आइस है तो इसके अंदर लिक्विड वाटर को जब आप फ्रीज कर रहे हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगा, फ्रीज होगा। ठीक है, अब होता क्या है, होता ये कि हम इसके अंदर एक एडिशनल कोई सल्यूट डाल देते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि हमने ये सल्यूट जो है, ये हमने ग्रीन कलर का सल्यूट इसके अंदर ऐड कर दिया। सही है, अब देखें सल्यूट हमने इसके अंदर एडिशन कर दी है इस सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि जब आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हम अभी इनको अभी साइड पे कर देते हैं थोड़ा सा। सही, नॉर्मल केस में फॉर एग्जांपल अगर लिक्विड सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 अगर यहाँ है तो क्या होगा, ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो है ये कुछ कन्वर्ट होंगे सॉलिड के अंदर। ठीक है, इक्विलिब्रियम तभी इस्टेब्लिश होगा जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के सॉलिड के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं तो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होगा लिक्विड के अंदर, और जब इक्वल पार्टिकल्स हो जाएंगे तब वो इक्विलिब्रियम पर आएगा, और उस इक्विलिब्रियम पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम कहेंगे कि वो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं सेम होना ज़रूरी है। तो यानी कि अगर सॉलिड के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, और अगर लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं तो वो कन्वर्ट होंगे पहले सॉलिड के अंदर और इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है उसको आप फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। सो अगर हमने लिक्विड के पार्टिकल्स की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक हम फिनोमेना आपके साथ में पहले बता चुका हूँ। इस फिनोमेना को हमने कहा था क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर के मोल ऑफ अ सल्यूट या मोल ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर हम फॉर एग्जांपल सल्यूट या सॉल्वेंट के मोल्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो मोल ऑफ अ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, सो सिमिलरली मोल ऑफ अ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो टोटल मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन को आप ऐड कर दें और उस एक कॉन्स्टिट्यूएंट को डिवाइड कर दें इसके साथ सल्यूट का, जैसे कि हमने ये डिस्कस किया था। और सल्यूट के मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट को अगर आप प्लस करते हैं तो ये 1 आता है। ठीक है,
सो इन दिस केस इफ़ वी ऐड, इस केस में आप देखेंगे इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश हो चुका है, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी 5 पार्टिकल्स हैं लिक्विड के। तो हम क्या करते हैं कि हम ये 3 जो सॉल्यूट सॉलिड सॉल्यूट है इसको हम ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, सही है। अब हो क्या रहा है, इसकी एडिशन के बाद जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड का वो रिड्यूस हो रहा है। वो रिड्यूस क्यों क्यों हो रहा है? बिकॉज हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड is equal to moles of liquid divided by moles of liquid plus moles of solid। मैं इसको अगर सल्यूट कह लूँ और सॉल्वेंट कह लूँ, मैं सेम ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो इन दिस केस हमारे पास जो सॉलिड है वो सॉल्वेंट के एक क्रिस्टल्स बन रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट के पास, सही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने सॉलिड सॉल्यूट इसके अंदर ऐड किया है तो सॉलिड सॉल्यूट ऐड करने के बाद मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या हो गई है, वो रिड्यूस हो गई है लिक्विड की, बिकॉज सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब होगा क्या, लिक्विड जो है वो कम रह गई है, सॉलिड जो है वो ज़्यादा हो गई। इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होगा? इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होगा जब ये सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे लिक्विड के अंदर, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल्स कन्वर्ट नहीं होंगे लिक्विड के अंदर बिकॉज ये डिफरेंट हैं, ये सेम पार्टिकल्स हैं। ये लिक्विड है, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली वाटर की, तो ये लिक्विड वाटर है, ये सॉलिड वाटर है, सही है, ये क्रिस्टल वाटर है, सही है। तो हमने अगर सॉल्यूट ऐड किया है तो सॉल्यूट कन्वर्ट नहीं होगा इसके अंदर, जो हमारे सॉलिड क्रिस्टल्स बने ये कन्वर्ट होंगे लिक्विड फॉर्म के अंदर। फिर ये इक्विलिब्रियम स्टेज पर आएंगे और उस इक्विलिब्रियम स्टेज पर हम क्या चेक करेंगे कि हमारा टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप सॉल्यूट्स को ऐड करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड जो है वो डिस्टर्ब होता है, वो रिड्यूस होता है, और फिर क्या होता है, जो आपका सॉलिड है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, और फिर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होता है, और फिर आपके पास जो है वो एक पॉइंट आता है, इसको आप फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सो ये प्रोसेस हम करते हैं आइसिंग डी आइसिंग करने के लिए, यानी कि हम आइस को जब मेल्ट करवाना चाहते हैं या फिर हम चाहते हैं कि लो टेम्परेचर पर आइस जो है वो बने, तो आप क्या करते हैं, सोल्यूट्स को ऐड कर देते हैं। सोल्यूट्स के ऐड करने से क्या होता है, मोल फ्रैक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के अंदर पढ़ा था कि जब आप सोल्यूट ऐड करते हैं तो लिक्विड क्योंकि कम हो जाता है, सोल्यूट डालने की वजह से सॉलिड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो लिक्विड की टेंडेंसी जो होती है, एस्केपिंग टेंडेंसी, वो रिड्यूस हो जाती है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में कम कम जो है वो स्केप करते हैं, कम कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली जब आप आइस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात करते हैं तो जो आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उससे लिक्विड की टेंडेंसी कम हो जाती है सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो ये सॉलिड के अंदर कम कन्वर्ट होगा बिकॉज इनका मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बात की कि जब इस एग्जांपल के अंदर जो भी सॉलिड होगा वो प्योर सॉल्वेंट होगा। जो सॉलिड जो क्रिस्टल्स बनते हैं आइसिंग जब हो रही होती है, जब फ्रीजिंग हो रही होती है, तो ये प्योर सॉल्वेंट होते हैं। ये प्योर सॉल्वेंट क्यों होते हैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ मिल जाती है। व्हेन सॉल्यूशन फ्रीजेस द सॉलिड फॉर्म इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्योर। उसकी रीज़न ये होती है कि सेम मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में सेम तरीके से अरेंज होते हैं, इनकी सिमेट्री सेम होती है, इनका साइज़ और शेप जो है वो बिल्कुल सेम होती है। इस वजह से ये मिलके कम्पैक्ट जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। सॉल्यूट जो है वो कम या ज़्यादा साइज़ का हो सकता है, तो वो इनके क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो है वो सही तरीके से इम्बेड नहीं करता, ठीक है। सो डिफरेंस इन साइज़ और शेप की वजह से जो है वो सॉल्यूट जो है वो क्रिस्टल के अंदर इम्बेड नहीं कर पाते। कभी कभार होता है कि इस सॉलिड के अंदर जो इम्बेड भी कर जाते हैं। इसी वजह से अक्सर हम क्रिस्टल्स जो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जो है ये मसला होता है कि कुछ फाइन इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो कंटेमिनेट कर जाती हैं। अगर को क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है कि आपने एक क्रिस्टल बनाने की कोशिश की, उसके अंदर एक और मिलता जुलता जो सल्यूट था वो भी उसके साथ जो है वो इम्बेड हो गया, ठीक है। तो वो इसको हम फिर अगले सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या होता है और उसको किस तरीके से हम रिमूव करते हैं को क्रिस्टलाइजेशन को। लेकिन हमारे इस केस में
जो सोल्यूशन के अंदर से जो सॉलिड फॉर्म बन रही है, जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं, वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट हैं, बिकॉज उनकी शेप जो है वो सेम होती है, ठीक है। सो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में ये जो स्लाइड है आपकी, इसके अंदर थोड़ी सी जो मैंने अभी डिटेल पहले बताई है वही मेंशनड है कि इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स कैन को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। ये हमेशा, ये काफ़ी, आप इसको छोड़ दें तो ये सेम फॉर्म में ही रहेंगे एट सेम टेम्परेचर। अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ ऐड या डिलीट नहीं करते तो इनकी जो कंसनट्रेशन है लिक्विड की और सॉलिड की, ये सेम रहेगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। अंडर दीज कंडीशंस मॉलिक्यूल्स पास बिटवीन द टू फेजेस एट इक्वल रेट्स। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उतना ही लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इन दोनों की जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है, दोनों की जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हो रहा होगा कि आप जो है उसको पार्टिकल्स को कोई एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिल के वो मेल्ट कर जाएंगे। और लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड में क्यों कन्वर्ट हो रहे होंगे, कि उनकी जो है एनर्जी लॉस हो रही होगी और वो मिल के आपस में सॉलिड्स बना रहे होंगे, न्यू बॉन्ड्स बना रहे होंगे, ठीक है। सो सपोज दैट अ लिक्विड सॉल्वेंट एंड इट्स सॉलिड वाटर एंड आइस फॉर एग्जांपल, हमने जो एग्जांपल लिए, ये अगर इक्विलिब्रियम पे आ जाएं और इसके अंदर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें। हमेशा हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के अंदर भी बात की थी कि हम नॉन वोलेटाइल जो है उसकी बात करते हैं। अगर हम वोलेटाइल कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो फिर उसका वेपर प्रेशर जो है वो भी बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो है वो रिवर्स एक्शन प्रोवाइड करता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होगा, क्योंकि उसका भी जो वेपर प्रेशर है वो ऐड हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। सो हमने इसको हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से ही डिस्कस किया है। जब हमने ऐड किया तो ऐड करने से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल जो लिक्विड फेज के अंदर है उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो असल प्रॉब्लम जो है ना वो ये यहाँ से क्रिएट होती है, इस इक्विलिब्रियम को आप यूँ ख़राब करते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्योंकि कम क्वांटिटी में है वो सॉलिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के अंदर इजीली कन्वर्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह का ग्राफ जो है वो शो होता है। ये देखेंगे बॉइलिंग लोअर जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है जिसके अंदर आपने सोल्यूट ऐड किया हुआ है। तो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होती है, इन दोनों के दरमियान देखें टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। ये पहले हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे पहले बॉयल होता है, सल्यूट डालने के बाद जो है वो इतना इसके अंदर इंक्रीज आ गया, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इतना रेज कर गया। सिमिलरली जब ये लोअर वेपर प्रेशर वाला जब ये करता है, फ्रीज करता है, तो इन दोनों के दरमियान ये गैप है, ये टेम्परेचर पहले इस टेम्परेचर पे था, अब ये लोअर टेम्परेचर पर वो आपका जो लिक्विड है, सोल्यूशन है, वो फ्रीज कर रहा है। तो ये आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो शो होती है। नेक्स्ट जो हमारा एक पॉइंट है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। मैं आपको इस लेक्चर में खाली इन दो ही डिस्कस करेंगे और फिर जो रिमेनिंग पार्ट रह गया आपका वो हम इंशाल्लाह जो क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी तब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ के अंदर थोड़ी सी जो मैंने डिस्कस नहीं की वो भी बता देता हूँ। इसके अंदर दोनों जो प्रोसेसेस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, जब वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, यानी कि 1 atm के बराबर हो जाता है। तो ये देखें इसमें ग्रीन लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है इस 1 atm लाइन को तो ये इक्विलिब्रियम है, और जब आपने सल्यूट ऐड किया तो ये इंटरसेक्ट करिए इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर लिया। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो इससे कैसे पता चलेगा, ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, कर्व जो आ रहा है, ये सॉलिड का प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो है। अब सॉलिड के इस प्रेशर के साथ जो है, वेपर प्रेशर के साथ जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वो टेम्परेचर जो है वो हम इसको नोट करेंगे। तो ये देखेंगे लाइन जो है ये इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे, और ये लाइन जो इंटरसेक्ट करती है सॉलिड के इस पॉइंट पे। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम पर जो होगा 1 atm के ऊपर। तो इस वजह से हम इस कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट को जो है वो इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन,
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो भी डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो आपका कांस्टेंट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, जो इसको आप कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। हमने उसमें इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट भी पढ़ा था इसको, ठीक है। सो इसमें इसको के एफ को आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था इब्यूलियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में, फ्रीजिंग के अंदर इसको हम पढ़ेंगे क्रायोस्कोपिक। क्रायोस्कोपी जो है क्रायोस्कोपिक फ्रीज ड्राइंग, आप इंशाल्लाह ये भी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर, सही है। सो ये कांस्टेंट है कि एफ और एम, यानी कि डिपेंड करता है मेन कि आपने कितना सल्यूट जो है उसके अंदर ऐड किया है और उसकी मोलल कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। तो सोल्यूशन की मोलल कंसंट्रेशन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो हैं कुछ यूनिवर्सल आपके पास कांस्टेंट्स हैं, जैसे कि देखें वाटर का 1.86 है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, कैम्फर का 40 है, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास ये मटेरियल के डिपेंड करता है कि उनके कांस्टेंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस हमें जैसे कि पता है कि क्या होता है। ऑस्मोसिस हमें पता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है मूवमेंट होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर दो कंसंट्रेशंस जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट्स और एक कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। तो दो सल्यूट आपने सल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो मद्देनज़र रखनी है। सॉल्वेंट जो है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा। अगर मैं सल्यूट की बात करूँगा तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से लेके हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो जब एक जगह इसकी कंसंट्रेशन जब हाई होगी तो सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो लो होगी, ठीक है। ये इन दोनों के इन्वर्स है। सो आसान तरीका ये याद रखने का कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पे ये मूव करेगा। लेकिन इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन से हाईएस्ट सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो सॉल्वेंट मूव करता है, ठीक है। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ पार्टिकल्स को इनहिबिट करती है और कुछ पार्टिकल्स को जो है वो ये अलाउ करती है टू पास थ्रू। हमारी बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो प्रोसेस जो है ये हमारी किडनीज़ के अंदर हो रहा है। ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन हो रही है वो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं जो कि कुछ पार्टिकल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है वो फिल्टर कर लेती हैं। वेस्ट पार्टिकल जो हैं वो भी इसमें से कुछ जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जो हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ें होती हैं वो प्रिवेंट कर लेते हैं, ब्लड के अंदर वापस जो है वो भेज देती है किडनी, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नेक्स्ट इमेज से, लेकिन यहाँ ये आप पढ़ लें एक दफ़ा। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन is the external pressure that must be applied to the solution in order to prevent it from being diluted by the entry of solvent via process known as osmosis. अब इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए ये जो 92 नंबर स्लाइड है इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है एक यू ट्यूब है इस तरीके से, ठीक है। ये यू ट्यूब यू शेप पर है। इसके अंदर जो है दो तरफ में एक तरफ सोल्यूशन है और एक तरफ जो है वो प्योर सॉल्वेंट है। अब सोल्यूशन के अंदर जो है सल्यूट की कंसंट्रेशन भी है और सॉल्वेंट की भी है। प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो ओनली सॉल्वेंट है। तो कंसंट्रेशन जो है प्योर सॉल्वेंट के अंदर वो ज़्यादा है और सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। देखें इसके अंदर आपको डॉट्स भी कम नज़र आ रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, और इसके अंदर जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो होगा क्या, इस प्योर सॉल्वेंट ने मूव करना है अक्रॉस दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ये सोल्यूशन के अंदर आके इसको डाइल्यूट करेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसने मूव करना है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इक्वेशन डेफिनेशन ये कहती है ऑस्मोटिक प्रेशर की
कि द अमाउंट ऑफ द प्रेशर विच वी हैव टू अप्लाई ऑन दिस पोर्शन, द सोल्यूशन पोर्शन, टू अवॉइड दिस डाइल्यूशन प्रोसेस, यानी कि हमें कितना प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर ना आए, ठीक है। सो उस फोर्स को आप क्या कहेंगे, वो जो प्रेशर होगा उसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया कि it is the external pressure which we have applied to the solution in order to prevent it from being diluted। तो हमने इसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई किया कि ये प्योर सॉल्वेंट जो है वो इसके अंदर ना मूव कर सके, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर ये परमिएशन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट क्रिएट करती हैं। ये सर्टेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो है ये मूव करने देती हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सर्टेन आयंस हो गए, और वो भी स्पेसिफिक साइज और शेप के। हम पढ़ेंगे कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे अगर पोलर सब्सटेंसेस होते हैं तो वो इजीली मूव नहीं कर पाते, तो नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो अल्लाह ताला ने हमारी वो नॉन पोलर बनाई है, लिपिड मेम्ब्रेन बनाई है। तो परमिएशन किस तरह होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो हम इसके अंदर ये डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, जो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया इस अपरेटस के बारे में कि किस तरीके से जब आप इन दोनों सोल्यूशन को और सॉल्वेंट को सेपरेट कर दें और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें, तो हमेशा हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ जो है ये मूव करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। और ये जो मूवमेंट होती है ये डिफ्यूजन की वजह से होती है। हमें ऑलरेडी पता है डिफ्यूजन क्या होती है, इट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सो ग्रेडियंट होता है, हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ जो है मूव करती है, ठीक है। सो ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट को मूव करवाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो लो होगी, तो आप उसको लो कह लें या किसी केस में वो हो सकता है ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से जब प्योर सॉल्वेंट है, ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसके अंदर कोई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट नहीं है, तो ये ज़ीरो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। सो हम इसको कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सैंपल ऑफ लो या ज़ीरो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सैंपल ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एक सेंटर में एक जो मेम्ब्रेन है उसको आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, और इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रोसेस ये होता है। फॉर एग्जांपल इसी हम तस्वीर से देख लेते हैं। होता क्या है कि ये हमारा पहले एक ये नंबर वन जो हमारी इससे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये नंबर वन पे आप क्या करते हैं, लिक्विड को आप फिल कर देते हैं, इस ट्यूब को आप फिल कर देते हैं। एक पोर्शन पे आपने सोल्यूशन रख लिया, एक पोर्शन पे आपने सॉल्वेंट रख लिया, ठीक है। अब होता क्या है, प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो सॉल्वेंट जो है वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, डिफ्यूजन के ज़रिए। अब जूं जूं ये डिफ्यूजन इसकी बढ़ती जाएगी, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। देखें इस पॉइंट पे दोनों सेम लेवल पर हैं, और थोड़ी देर में ये लेवल जो है ये कम हो जाएगा और लिक्विड का जो सोल्यूशन का लेवल जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब प्रोसेस स्टार्ट होता है ये मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। मूवमेंट की वजह से ये जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है ये इंक्रीज होता रहता है, ये सोल्यूशन जो है ये मज़ीद डाइल्यूट होता रहता है। इसकी जो है हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसकी मोलैरिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। अब ये एक पोर्शन तक जो है ये इंक्रीज करेगा वॉल्यूम। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये ऑटोमेटिकली इधर से मूव करेगा इस पोर्शन की तरफ, ठीक है। सो पहले मूव करेगा इस पोर्शन पे सोल्यूशन में, सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसके बाद इस जगह प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा सोल्यूशन वाली साइड पे, और यहाँ से सॉल्वेंट जो है ये मूव करना शुरू करेगा इस साइड पे। एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों मूवमेंट जो है ये बराबर हो जाएगी, सॉल्वेंट से मूवमेंट जो है सोल्यूशन की और सोल्यूशन जिससे सॉल्वेंट की। तो इस पोर्शन पर
जो मूवमेंट जो दोनों का जो वॉल्यूम होगा ये सेम रहेगा, बल्क मूवमेंट जो होगी वो ज़ीरो होगी, नेट मूवमेंट जो होगी वो ज़ीरो होगी। अब आपको उस पॉइंट पे जो प्रेशर है इस सॉल्यूशन के ऊपर, उसको आप क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर शो हो रहा है, इस तरीके से यहाँ से दोनों में एक्सचेंज हो रहा है, पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अब ये देख लें, ये जो डायग्राम है ये इसके ऑपोजिट है जो पिछली वाली थी। इधर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, इधर डाइल्यूट सोल्यूशन है। मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, हमेशा डाइल्यूट जो सोल्यूशन है वो मूव करेगा उसमें से सॉल्वेंट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, सही है, इस डायरेक्शन में। और जब इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो इस कॉलम के अंदर जो है वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सोल्यूशन का लेवल जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब ये सोल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा आ गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ वाटर है सॉल्वेंट, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली जो है वो इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ट्यूब के अंदर वो इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज होने के बाद क्या होगा कि इसने वापस जो है मूव करना है इसको काउंटर एक्ट करने के लिए, तो रिवर्स मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यही बात यहाँ लिखी हुई है, व्हेन द प्रेशर reaches a value that yields a reverse solvent transfer, यानी कि पहले जो ट्रांसफ़र हुआ था वो उसके रिवर्स हो रहा है, ठीक है। द रिवर्स solvent transfer rate equal to the osmosis rate, bulk transfer of the solvent ceases, this pressure is called osmotic pressure of the solution, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब मूवमेंट इधर से और दोनों साइड से ऑस्मोसिस की मूवमेंट और रिवर्स ऑस्मोसिस की मूवमेंट जब इक्वल हो जाएगी, तब हम उसको क्या कहेंगे, उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है जिसमें ऑस्मोसिस विल बी इक्वल टू द रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे पास जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स जो हैं, ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड सेल्स के अंदर जो है ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड के अंदर डिफरेंट सल्यूट्स हैं, आपके पास सेल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। सेल्स के अंदर क्या क्या होता है ब्लड सेल्स के अंदर, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो एक प्रोटीन है, आपको जैसे पता है हीमोग्लोबिन होती है, और ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन है। अगर आप ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर WBCs हैं, RBCs हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, 90% तो वाटर होता है ब्लड के अंदर। सो अगर आपका कोई भी एक सेल है, उस सेल को आपने आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर प्लेस किया है, ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोटोनिक सोल्यूशंस क्या होते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसका जो कंसंट्रेशन होती है वो फॉर एग्जांपल दो सॉल्यूशंस आपने बनाए हैं, ए और बी सॉल्यूशंस हैं, अगर उन दोनों सॉल्यूशंस की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके सेम हैं और उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, तो आप इन दोनों सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम दो चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर और ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। सो अगर आपने कोई सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया है तो क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर आपने कोई ऐड किया है तो सेल की जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल होगा सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। अब जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो नेट मूवमेंट जो होगी वाटर की वो ज़ीरो होगी, कोई वाटर सेल के अंदर नहीं जाएगा और कोई वाटर जो है वो सेल से रिमूव नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये अब आपने एक ये सेल है, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल है, इसको आपने सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया है, तो इसके अंदर जो नेट मूवमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। हो सकता है कुछ पार्टिकल्स इसमें से बाहर आएँ, लेकिन जितने बाहर आ रहे हैं उतने ही इसके अंदर जो है मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखें, दो एरोज बने हुए हैं, दो मॉलिक्यूल जो हैं वो रिमूव कर रहे हैं, लेकिन दो ही पार्टिकल जो हैं वो इसके अंदर वापस आ रहे हैं। तो उसकी वजह से जो सेल की शेप है वो सेम है। लेकिन क्या होता है जब आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर ऐड कर देते हैं, हाइपरटोनिसिटी क्या होती है,
हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, और हाइपोटोनिक वो होता है जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो कम है। किससे कम है? द क्वेश्चन इज, ये किससे कम है? ये रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट, ठीक। यानी कि आपके फॉर एग्जांपल दो सॉल्यूशंस हैं, तो दोनों सॉल्यूशन के अंदर अगर एक सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स की सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसको आप कहेंगे इट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा जो है वो क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सही है। तो ये दो सॉल्यूशंस के दरमियान रिलेटिव कंसंट्रेशन वैल्यूज होती हैं सोल्यूट की। तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है वो ज़्यादा है, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी। तो नेट फ्लो क्या होगा? हमेशा मैंने आपको बताया था कि वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी कि वाटर हमेशा हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों चीज़ों के अंदर आपने याद रखना है, ये मूव करेगा हाई टू लो, और ऑस्मोसिस के अंदर ये मूव करेगा लो टू हाई, यानी कि जो मूवमेंट होगी सॉल्वेंट की वो सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी, और सॉल्वेंट जब मूव करेगा वो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मैं इस लो सोल्यूट कंसंट्रेशन को डाइल्यूट सोल्यूशन भी कह सकता हूँ, ठीक है। और मैं इस हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को मैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। तो इसके अंदर भी ये हो रहा है कि जब आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर एक सेल को आरबीसी को ऐड कर देंगे, अब बाहर वाली साइड में सोल्यूशन के अंदर जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपको नज़र आ रहे हैं, देखें यहाँ वाइट पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। अब क्या होगा? वाटर ने मूव करना है फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल। अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो बाहर सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है कम है। वाटर फॉर एग्जांपल जो है वो बाहर कम है, तो होगा क्या? वाटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। क्योंकि इनसाइड के अंदर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर वाली साइड पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है। क्यों कम है? बिकॉज द सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन आपने बनाया है, गलती से बनाया है या फिर आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब आपने सेल ऐड किया है तो बाहर वाली साइड पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वाटर मूव करेगा सेल के अंदर से बाहर की तरफ, तो क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा कि सेल जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, इसमें से पानी निकल आएगा, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक करने से प्रॉबेबली हो सकता है वो डाई कर जाए। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड और सेल की शेप देखें, इस तरह बिल्कुल श्रिंक कर गई है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास एक सेल है, उसको आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया, अब हो क्या रहा है? सेल के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या है? कम, वो ज़्यादा है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो डाइल्यूट है। कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगी? हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो मूव करेगा, डाइल्यूट यहाँ से मूव करेगा वाटर इनसाइड, ठीक है। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जो है मूवमेंट होगी। वाटर बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो वाटर जो है वो ज़्यादा अंदर मूव करेगा। जैसे जैसे वाटर अंदर मूव करता रहेगा उस तरह जो है सेल जो है वो स्वेल करना शुरू करेगा, और एक पॉइंट आएगा जिसके अंदर ये बर्स्ट कर जाएगा। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जब भी आप कोई फार्मास्यूटिकल्स बना रहे होते हैं, स्पेसिफिकली जब आप ड्रिप्स या आईवी सॉल्यूशंस बना रहे हैं, तो उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज अगर आप नहीं बनाते, सही से कैलकुलेशन आपने नहीं की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने सही से कैलकुलेट नहीं किए, और गलती से अगर हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपने एडमिनिस्टर कर दिया बॉडी के अंदर, तो रिज़ल्ट क्या होगा? या तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन गलती से आपने ऐड कर दिया तो साइट ऑफ इंजेक्शन पे सेल जो है वो श्रिंक कर जाएंगे और डाई कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको हो सकता है स्किन जो है बिल्कुल यूँ श्रिंक सी नज़र आए। ऑन दी अदर हैंड अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन गलती से ऐड कर दिया तो सेल जो है वो स्वेल करेंगे और बर्स्ट कर जाएंगे।
तो उस कंडीशन में आपको बाजू पे अगर फॉर एग्जांपल इंजेक्शन लगाया तो बाजू क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम पर जब ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस हो रही होती है तो उस पोर्शन पे जो हमारा प्रेशर होता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसकी कुछ सिग्निफिकेंस फार्मा बायोलॉजी के अंदर हमने बता दी। उसके अलावा सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी जो हमने आज डिस्कस की वो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो आप क्यों होती है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कम टेम्परेचर पे क्यों आइस बनना शुरू होती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो सॉल्यूशन जो है वो लोअर वेपर प्रेशर के ऊपर चला जाता है और 1 atm जब आप उसको फ्रीज करेंगे तो वो लोअर टेम्परेचर के ऊपर जो है वो आइस जो है वो बनाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो आप डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इसी वजह से मोल फ्रैक्शन की कम होने की वजह से जो है वो आप इसके अंदर चेंजिंग लेके आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होंगी। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, काइंडली आप मुझे नीचे मैसेज कर दें या आप GR के साथ शेयर कर दें, उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।